8 नवंबर साल 2016 नई दिल्ली के आरबीआई हेडक्वार्टर्स में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की एक मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग है मीटिंग नंबर 561 और इस मीटिंग के चेयरपर्सन है उर्जित पटेल। इस मीटिंग में आरबीआई के डायरेक्टर्स के अलावा कुछ नामी चेहरे जैसे कि शशिकांत दास, नचिकेत मोर और एस के माहेश्वरी भी मौजूद हैं। यह मीटिंग हो रही है एक फैसले के बारे में, एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से पूरे देश की रातों की नींद उड़ जाती है और पूरा देश एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। दरअसल आरबीआई ये जो मीटिंग कर रहा है, इस मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से सिर्फ चंद सवाल पूछे हैं और आरबीआई को उन सवालों के जवाब देने हैं। अब क्या थे ये सवाल, क्यों सरकार ने रातों रात इतना बड़ा फैसला लिया और कौन था इस फैसले के पीछे, चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं नरेंद्र मोदी और अनिल बोकिल। अनिल बोकिल अर्थ क्रांति नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। ये पुणे की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। 8 नवंबर 2016 की रात को जब एकाएक 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया तो लोगों को लगा ये रातों रात लिया गया फैसला है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। कहा यह जाता है कि नोटबंदी से ठीक 3 साल पहले यानी कि साल 2013 में पहली बार अनिल बोकिल ही वो आदमी थे जिन्होंने बीजेपी के नेताओं को नोटबंदी का प्रपोजल दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। दरअसल बात कुछ यूं है कि जब साल 2014 से पहले साल 2013 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो अनिल बोकिल नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं। जैसे ही अनिल बोकिल को अपॉइंटमेंट मिलता है, अनिल बोकिल पहुंच जाते हैं अहमदाबाद। अब अनिल बोकिल की जो नरेंद्र मोदी के साथ ये मीटिंग थी, उसमें अर्थ क्रांति की तरफ से वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन देते हैं। इसमें बोकिल उनको बताते हैं कि भारत में 2 तरह की इकोनॉमी चल रही है, एक व्हाइट की इकोनॉमी और एक ब्लैक की इकोनॉमी, यानी जिसे शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं। जो व्हाइट की इकोनॉमी है वो 18 लाख करोड़ की है, लेकिन जो ब्लैक की इकोनॉमी है वो 84 लाख करोड़ की है। इस विषय की गंभीरता बताते हुए वो उन्हें कहते हैं कि इसे रोकने के उनके पास 4 सॉल्यूशंस हैं। वो चारों सॉल्यूशन कुछ इस तरह थे। बोकिल का कहना था कि अगर इसे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले इस देश के करंट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह हटाना होगा, यानी कि कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी को छोड़कर जितने भी 56 तरह के टैक्स हैं उनको वापस लिया जाए। दूसरा यह था कि जितने भी बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बैंक के जरिए निपटाया जाए और बैंक में जब भी पैसा आए उस वक्त उस पर टैक्स लगना चाहिए। तीसरा था कि कैश के ट्रांजैक्शंस पे कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए और कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन की एक लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए। और चौथा, जो इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये था कि देश की 78% आबादी अर्थ क्रांति के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए दिन में खर्च करती है। ऐसे में उन्हें 1000 और 500 के नोट की क्या ही जरूरत। तो बोकिल का कहना था कि 500 और 1000 के नोट को मार्केट से वापस ले लिया जाए। बोकिल बताते हैं कि गुजरात के सीएम ऑफिस ने उनको नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दिए थे, लेकिन नोटबंदी का प्रपोजल जानने के बाद नरेंद्र मोदी ने बोकिल से 2 घंटे तक चर्चा की। अब आता है साल 2014, जनरल इलेक्शंस आते हैं और बीजेपी काले धन का मुद्दा चुनाव में जोर शोर से उठाती है। इस बात का और इस मुद्दे का फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिलता है और नरेंद्र मोदी जबरदस्त जीत के साथ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब पब्लिक को भरोसा था कि सरकार काले धन के मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ करेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी शपथ लेने के 2 दिन बाद ही जस्टिस एम.बी. शाह की चेयरमैनशिप में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस नरेंद्र मोदी को बताती है। उसके मुताबिक मार्केट में उस वक्त 70 करोड़ फेक करेंसी नोट्स सर्कुलेट कर रहे थे। उधर इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उनको फंडिंग करने के लिए फेक करेंसी नोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकार के लिए फेक करेंसी नोट्स एक सर दर्द बन चुका था। काले धन से ध्यान हटकर अब सारा ध्यान फेक करेंसी पे आ जाता है। उधर दूसरी तरफ साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी अनिल बोकिल से और भी मीटिंग्स करते हैं। इन मीटिंग्स में वो अपने फाइनेंशियल सेक्रेटरी हसमुख अदिया के साथ उनसे मिला करते थे। इन सब मीटिंग्स और एसआईटी की ऑब्जर्वेशन के बाद अब बारी थी फेक करेंसी नोट्स और ब्लैक मनी पर एक्शन लेने की। इसकी शुरुआत सरकार ने सबसे पहले करी जन धन स्कीम के साथ। सरकार ने जन धन स्कीम के तहत पूरे देश में 15 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलवाए, जिसके जरिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर ले लिया। नोटबंदी से ठीक कुछ वक्त पहले
भी सरकार ने साल 2016 में जून से सितंबर के बीच वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम निकाली, जिसके तहत सरकार ने लोगों से कहा कि आपके पास जो भी पैसा है जिसके बारे में आपने सरकार को नहीं बताया है, चाहे वो ब्लैक मनी भी क्यों ना हो, आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं और उस पर एक स्पेसिफिक टैक्स देकर आप किसी भी तरह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से बच सकते हैं। जब सरकार को इन दोनों ही स्टेप से कोई भी सॉल्यूशन होता हुआ नहीं नजर आया, तो सरकार ने सोचा फेक करेंसी को रोकने का अब जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि नए नोट्स प्रिंट किए जाए। नोटबंदी से ठीक 6 महीने पहले आरबीआई को ये इंस्ट्रक्शंस मिलती है और 2000 के नोट की डिजाइन भी अगस्त तक फाइनल हो जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि आरबीआई को कहीं पे भी ये आइडिया नहीं था कि सरकार आने वाले टाइम में नोट बंदी कर सकती है। आरबीआई की मिनट्स ऑफ मीटिंग से तो कुछ ऐसा ही लगता है। सरकार अपने इस स्टेप को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहती थी। हालांकि नोटबंदी से कुछ दिन पहले दैनिक जागरण हिंदी में एक खबर छपती है। इस खबर को लिखने वाले थे ब्रिजेश दुबे। वो लिखते हैं कि सरकार आने वाले वक्त में 500 और 1000 के नोट को बंद कर सकती है और 2000 के नए नोट निकाल सकती है। लेकिन लोगों ने उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। फाइनली दिन आता है 8 नवंबर साल 2016। शाम 5:30 बजे आरबीआई के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में विचार चल रहा है एक लेटर के बारे में, और यह लेटर मिनिस्ट्री की तरफ से आरबीआई को भेजा गया है। इसमें मिनिस्ट्री ये कहती है कि हम डीमोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, और आगे मिनिस्ट्री अपने रीजंस भी बताती है, जिनमें सबसे पहला रीजन ये था कि साल 2011 से लेकर साल 2016 के बीच 500 के नोट की सप्लाई 70% से और 1000 के नोट की सप्लाई 108% से बढ़ी है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 30% से बढ़ी है। और दूसरा कारण मिनिस्ट्री बताती है कि देश में व्हाइट के अलावा एक शैडो इकोनॉमी भी चल रही है, यानी कि जितना पैसा व्हाइट का है उतना ही पैसा ब्लैक का भी मार्केट में है, इसलिए नोटबंदी करना बहुत जरूरी है। आरबीआई का बोर्ड मिनिस्ट्री के इन रीजंस पर डिस्कशन करता है और मिनिस्ट्री को रिप्लाई में लिखता है कि भारत सरकार ने करेंसी की जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट की है वो नॉमिनल टर्म्स में है, जबकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट की है वो रियल टर्म्स में है। अगर रियल टर्म्स में ना कैलकुलेट करके जीडीपी की ग्रोथ को नॉमिनल टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए तो ये ग्रोथ रेट 80% के आसपास आएगी, जो कि उतनी ही है जितनी की करेंसी की ग्रोथ रेट है। और दूसरा बात रही अगर ब्लैक इकोनॉमी की, यानी कि शैडो इकोनॉमी की, तो जितने भी लोगों के पास ब्लैक मनी है उसका सिर्फ 6% ही कैश में रखा गया है, बाकी सारा का सारा बेनामी प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है। अगर नोटबंदी कर भी दी गई तो इससे ब्लैक मनी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई अपने ये कमेंट्स एक लेटर में डालता है और मिनिस्ट्री को वापस भेज देता है, लेकिन सरकार शायद अपना फैसला कर चुकी थी। इसके बाद यूनियन कैबिनेट की एक और मीटिंग होती है और उस मीटिंग के तुरंत बाद रात को 8:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी लाइव आकर 500 और 1000 के नोट को बंद कर देते हैं। अनिल बोकिल, जिनके लिए भी यह फैसला किसी झटके से कम नहीं था, उन्होंने ये बताया कि नरेंद्र मोदी ने मेरे पहले 3 सजेशन मानने की जगह सिर्फ चौथे सजेशन को प्रायोरिटी दी। उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कुछ ऐसा था जैसा कि एनेस्थीसिया दिए बिना ही सर्जरी करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक